लोगों की बोलने पर लोगों की बोलने की आजादी पर प्रतिबंध लगाना, अभिव्यक्ति पर रोक लगाना, उसको दबाना, ये क्रांति का एक कारण होता है। मैं सुनील एक बार फिर से आप सभी का एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। ओके, तो क्रांति, रिवॉल्यूशन ना, ये क्रांतियां समय समय पर इस विश्व में अलग अलग भागों में हुई हैं। उसे फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति और ब्रिटेन की क्रांति, उसके बाद एक है रूसी क्रांति। हमारे देश में भी क्रांति हुई 1857 की। ओके, तो आज का हमारा जो मुद्दा है, जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो है ये। कुछ लिखा तो नहीं है, लेकिन मैंने क्या कहा, मैप की नॉलेज बहुत जरूरी होती है। तो कोई बता सकता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएगा। ओके, तो ये जो आपको दिख रहा है, ये रूस का मैप है, रशियन मैप है ये। ओके, तो ये रूस का मैप है। तो हमारी क्रांति होगी आज रूसी क्रांति, है ना। मैं लिखे देता हूं रूसी क्रांति। रूसी क्रांति, रूसी क्रांति के क्या कारण थे, क्यों हुई, ओके, किन लोगों ने इसमें सहयोग किया, राजा कौन था, इन सभी मुद्दों पर बात होगी। तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये रूस का मैप बना दिया है, जो कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है विश्व का। 1,71,00,000 के लगभग इसका क्षेत्रफल है, वर्ग किलोमीटर, है ना। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। तो आज का हमारा टॉपिक है रूसी क्रांति। रूसी क्रांति ने, जो कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुई थी, ओके, ये दो चरणों में हुई थी। एक हुई थी 1905 में और एक हुई थी 1917 में। 1905 की जो क्रांति थी वो आधी अधूरी थी, 1917 में जाकर के वो पूरी होती है। आधे अधूरे वादे किए गए थे उसमें, जिसको माना भी नहीं गया था जार निकोलस सेकंड के द्वारा, जो कि रोमनोव वंश के शासक थे। और 1917 में जाकर के वो मांग पूरी की जाती है उनकी हत्या के साथ में। जैसे रूसी क्रांति जो हुई 1917 वाली, हम उस पर बात करेंगे, है ना। रूसी क्रांति जो हुई वो सन 1917 में हुई, वो सन 1917 में हुई। और जो रूसी क्रांति हुई थी ये दो चरणों में हुई थी। 1917 वाली जो क्रांति होगी ये दो चरणों में होगी। ओके, एक होगी मार्च, एक होगी मार्च 1917, एक होगी मार्च 1917 और एक होगी नवंबर 1917। ये आप लोगों को याद रखना है। मार्च और नवंबर 1917 में ये क्रांति होती है। मार्च 1917 में जो क्रांति हुई थी, मार्च 1917 में जो क्रांति हुई थी, इसमें क्या होता है, जो जार है, जार जो वहां का शासक है, जो रूस का राजा होता था, उसकी उपाधि होती थी, वो पद का त्याग कर देता है। वो पद का त्याग कर देता है, पद का त्याग, और अस्थाई सरकार गठित होती है। ओके, अस्थाई सरकार गठित होती है कहां पर, रूस में। उसके बाद नवंबर 1917 में क्या होता है, नवंबर 1917 में फाइनली जो अस्थाई सरकार है, अस्थाई सरकार है, अस्थाई सरकार समाप्त, अस्थाई सरकार समाप्त, और क्या शुरू होता है, बोल्शेविक के बोल्शेविक के अधीन सरकार की स्थापना होती है। बोल्शेविक सरकार की स्थापना, ओके, लेनिन वाली, व्लादिमीर इलिच यूलियनोव, बोल्शेविक सरकार स्थापित होती है। ओके, बोल्शेविक सरकार स्थापित होती है मार्च 1917 में।
वो पद का त्याग करता है, यानी कि कौन? जार। मैं यहाँ लिख देता हूं, जार। ओके। और अस्थायी सरकार गठित होती है। नवंबर 1917 में अस्थायी सरकार को समाप्त करके बोल्शेविक सरकार स्थापित हो जाती है। अब इस क्रांति में किस वर्ग ने अपनी विशेष भूमिका निभाई? समाज 3 भागों में बटा होता है, चाहे वो फ्रांस का रहा हो, चाहे अमेरिका का, चाहे ब्रिटेन का, चाहे हिंदुस्तान का। जो क्रांतियां हुई हैं, एक उच्च वर्ग होता है, एक मध्य वर्ग होता है, एक निम्न वर्ग होता है। ये हर जगह है। ओके, उच्च, मध्य और निम्न। रूस में भी यही था। जो रूसी समाज था वो 3 वर्गों में बटा था। समाज 3 वर्गों में बटा था, 3 वर्ग में बटा था। ओके, आप लोग इसको लिखते चलेंगे। समाज 3 वर्ग में बटा था। ओके, अब वो कौन कौन सा वर्ग था? एक था कुलीन वर्ग, सभी समझ रहे होंगे। कुलीन वर्ग, राजा और उच्च अधिकारी लोग जो होते थे। दूसरा पूंजीपति, ओके, पूंजीपति और सामाजिक जो कार्यकर्ता होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे, पूंजीपति। और व्यापारी वर्ग ना, व्यापारी वर्ग इसमें आते थे। तीसरे में आते थे श्रमिक। ओके, कौन? श्रमिक वर्ग, किसान और दास। ओके, श्रमिक, किसान, दास। सभी लोगों को मालूम है कि क्रांति की जो ज्वाला होती है वो कहां से जन्म लेती है? श्रमिक, किसान, दास, सताए गए लोग होते हैं। और कोई न कोई एक वर्ग होता है मध्यम वर्ग में जो इनकी अगुवाई करता है। ओके, तो इस प्रकार से आपने देखा कि रूसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। 3 वर्गों में, वो मैंने लिख दिया है, आप लोग इसको लिख लेंगे। ओके, तो श्रमिक, किसान और दास यही से शुरू होता है। जो रूस का राजा था वो एक साम्राज्यवादी सोच वाला राजा था। वो आए दिन युद्धों में संलिप्त रहता था और साम्राज्य के विस्तार में विश्वास रखता था। इसकी वजह से रूस की जनता बहुत परेशान थी। सैनिकों की भर्ती होना, रूस की जनसंख्या वैसे भी कम थी। जो कामगार वाली उम्र होती है, जो उम्र वाले युवा होते हैं, जो वर्क करते हैं, देश को ऊंचाइयों पर लेके जाते हैं, वो सेना में लगाए जा रहे थे। कई युद्ध हो रहे हैं, कई उसमें जो है युवा वर्ग मर रहा है। जो देश के लिए काम करता है वो युद्ध में लगा पड़ा है, तो देश के लिए काम कौन करेगा? तो इस प्रकार से लोगों में असंतोष व्याप्त था। एक चीज और, इस क्रांति को प्रभावित किसने किया? इस क्रांति को, रूसी क्रांति को प्रभावित किसने किया? रूसी क्रांति को प्रभावित किया फ्रांस की क्रांति के। फ्रांस की क्रांति, ओके, फ्रांस की क्रांति से 3 शब्द निकल के आए थे। ओके, स्वतंत्रता, ओके, समानता, ये हो गया, स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, और भ्रातृत्व या भाईचारा। ओके, भाईचारा। ये शब्दों ने, इन शब्दों ने देखने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन इनकी परिभाषा, इनका जो अर्थ होता है बहुत बड़ा होता है। तो इन शब्दों ने रूस के लोगों को क्या किया? प्रभावित किया कि हम लोगों को भी यही चीज अपने रूस में भी लेकर के आनी है। ओके, स्वतंत्रता चाहिए हमको, समानता चाहिए, ये इधर देख रहे हैं, समानता चाहिए, भाईचारा चाहिए, आपस में मिल करके। तो इन शब्दों ने रूसी क्रांति को प्रभावित किया और रूस में क्रांति शुरू हुई। रूसी क्रांति विश्व के इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। फ्रांस की भी क्रांति रखती है, लेकिन उसकी बात कुछ और है रूसी क्रांति की। किस मायने में? इससे तो प्रभावित हुई, लेकिन उस रूसी क्रांति ने
अपनी किन चीजों से दुनिया को बदलने का, अपने अधीन करने का, लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किया। वो थी उसकी साम्यवादी विचारधारा, है ना। और कार्ल मार्क्स का जो सपना था श्रमिकों का उद्धार, श्रमिकों का शासन, ओके। कार्ल मार्क्स का सपना क्या था? श्रमिक वर्ग का उत्थान, श्रमिक वर्ग, श्रमिक वर्ग का उत्थान, ओके, श्रमिक वर्ग का उत्थान, ये उनका सपना था कार्ल मार्क्स का। मैं यहां पर लिखे देता हूं आप लोगों के लिए, कार्ल मार्क्स, ओके, जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स, इनका ये सपना था। और इस क्रांति ने कुलीनों को ही, कुलीन वर्ग को ही, मतलब कि कुलीन वर्ग से ही नहीं सत्ता छीनी, बल्कि इसने पूंजीपति और व्यापारी वर्ग के भी अधिकारों को खत्म कर दिया और पूरे रूस में श्रमिक और किसानों की सत्ता स्थापित हो गई, सरकार स्थापित हो गई। कितना बड़ा बदलाव! लोकतंत्र तो फ्रांस की क्रांति लेके आई, लेकिन श्रमिकों को वो स्थान नहीं दिला पाई जो रूसी क्रांति ने दिलाया, है ना फैक्ट। तो श्रमिकों का शासन स्थापित हुआ। और देखिए सन 1950 तक, सन 1950 तक आते आते आधा विश्व रूसी विचारधारा के अधीन हो गया, यानी कि साम्यवादी विचारधारा के अधीन हो गया। इतिहास उठा के देखिए, रूस, चाइना, वियतनाम, कोरिया, सब में तो साम्यवादी शासन है। तो और पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवादी विचारधारा। 1950 तक इसने अपनी साम्यवादी विचारधारा से लोगों को प्रभावित किया। कितना बड़ा बदलाव लेके आई ये क्रांति। इसको तो खत्म किया ही, पूंजीपति व्यापारी वर्ग के भी अधिकारों को खत्म कर दिया, कहा श्रमिकों का शासन स्थापित होगा। तो कार्ल मार्क्स का देखा गया सपना पूरा हुआ रूस में। उनकी विचारधारा कहीं न कहीं सफल हुई, है ना। तो अभी तक आपने देखा कि 2 चरणों में समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, है ना। किससे प्रभावित हुए ये मैंने आपको बताया। फ्रांस की क्रांति से लोग प्रभावित हुए थे। अब वे कारण कौन कौन से थे जिनकी वजह से ये क्रांति हुई? वे कारण थे, मैं लिखे देता हूं आप लोगों के लिए कारण। रीजन क्या था? पहला था औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। औद्योगिक क्रांति कहां हुई थी सबसे पहले? इंग्लैंड में, ब्रिटेन में। उद्योग क्रांति रूस में बहुत बाद में आई, और जब वहां पर आई तो बड़ा बदलाव लेके आई। मैंने हेडिंग लिख दी है, समझा रहा हूं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोगों के सामने, लिखते चलेंगे आप लोग। तो औद्योगिक क्रांति जब वहां पर आई, बहुत बाद में आई, रूस में लेट आई, लेकिन प्रभावित किया इसने। लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर बढ़े, शहरी क्षेत्रों की ओर बढ़े। ये सबसे बड़ा बदलाव आया। शहरों में पहुंचकर रोजगार मिला इनको। रोजगार करने से इनकी संपन्नता में बदलाव आया, ये संपन्न होने लगे, इनका पहनावा बदल गया, इनकी भाषा बदल गई, इनका सलीका तरीका सब बदल गया। और दुनिया भर के जो समाचार जो सबसे पहले शहरों में आते हैं, उनसे वो लोग जुड़े, और धीरे धीरे कॉफी हाउस, इन जगहों पर क्या स्थापित हुए? श्रमिक संगठन स्थापित हुए। औद्योगिक क्रांति से प्रभावित होकर श्रमिक संगठन स्थापित हुए, है ना। तो विचारों का आदान प्रदान शुरू हुआ।
इस प्रकार से औद्योगिक क्रांति ने भी रूसी जनता को क्रांति के लिए तैयार किया। तो एक तो ये हो गया। ओके, दूसरा क्या है हेडिंग, 1905 की क्रांति, जिसमें खूनी रविवार की घटना बहुत प्रसिद्ध है। 1905 की क्रांति ने भी लोगों को 1917 की क्रांति के लिए तैयार किया। जैसे हमारे देश में 1857 क्रांति सफल नहीं हुई थी, कुछ आधे अधूरे वादे, कुछ तैयारियों में कमी रह गई थी, वो जाकर के बाद ही पूरी हुई। उसी प्रकार से 1905 की जो क्रांति हुई थी, वो जार निकोलस ने वादे कर लिए थे, ड्यूमा को कुछ अधिकार दे दिए थे, रूसी संसद को अधिकार दे दिए थे, लेकिन आधे अधूरे। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग क्रांति कर रहे थे उनमें आपस में मतभेद था, आपसी मतभेद था किनमें, जो क्रांति कर रहे थे राजा के खिलाफ। तो इस वजह से ये क्रांति सफल नहीं होती है। ओके, उसके बाद नंबर 3, पश्चिमी यूरोप की विचारधारा, ये युद्ध का समय था, युद्ध चल रहा था उस समय, शुरू हो चुका था 1914 वाला, यानी कि प्रथम महायुद्ध जो 1918 तक चला। उस युद्ध में क्या हुआ, उस युद्ध से क्या हुआ, मैंने जो यहां पर लिखा हुआ है, पश्चिमी यूरोप दो भागों में बढ़ गया था, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप में बढ़ गया था। पश्चिमी यूरोप के देश जो थे वो अमेरिका के प्रभाव में थे, ब्रिटेन के प्रभाव में थे। अमेरिका और ब्रिटेन, फ्रांस, ये जो गुट बना था, इन लोगों ने कहा कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी के खिलाफ जो हम युद्ध कर रहे हैं, हमारा इस युद्ध का मकसद क्या है, इन देशों की जनता को इनके तानाशाही शासनों से, इनके निरंकुश शासन से मुक्ति दिलाना है इनको। ये इन लोगों ने विचार बना रखा था और ये विचार फैलाया भी पूरे यूरोप में। तो विचार क्या है, उड़ती, ये विचार हवा के समान होते हैं, इनको रोका नहीं जा सकता। तो स्वतंत्रता, समानता, लोगों को आजादी दिलाना, निरंकुश शासन से मुक्ति दिलाना, ध्यान रखिएगा, निरंकुश शासन से मुक्ति दिलाना। तो यही चीज है। जार निकोलस कौन था, निरंकुश था। 1905 की क्रांति को खत्म करने में उसने हर प्रकार का अत्याचार किया, खून खराबा किया, हत्याएं करवाई, देशों से सहायता भी मांगी, है ना। तो निरंकुश शासन है, ये शब्द जैसे ही लोगों के कानों में पहुंचा, ये विचार पूरे यूरोप यानी कि पूर्वी यूरोप से लेकर के पूरे रूस में फैल गया और इसने क्रांति को जन्म दिया। तो पश्चिमी यूरोप की विचारधारा भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओके, उसके बाद है मध्यम वर्ग की विचारधारा में बदलाव। रूसो, वोल्टेयर, मैकियावेली, दांते, इन सब दार्शनिकों के विचारों को पढ़ करके मध्यम वर्ग की विचारधारा में भी बदलाव आया। स्पेशली बार बार नाम यही आता है फ्रांसीसी क्रांति के विचारों को पढ़ करके जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, पूरे रूस में मध्यम वर्ग ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इनकी विचारधारा में भी बदलाव आया कि कैसे भी करके हमको इस निरंकुश शासन से मुक्ति पानी है और साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित करना है, समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करना है ना। तो इस प्रकार से मध्यम वर्ग की विचारधारा में भी बदलाव आया। हमारे देश में भी तो यही हुआ था, मध्यम वर्ग ने विशेष भूमिका निभाई है देश की आजादी में। पढ़ा लिखा वर्ग था तो इसने अपने से निचले वर्ग को प्रोत्साहित किया, उनको जगाया। ओके, उसके बाद पांचवा है महायुद्ध का प्रभाव। महायुद्ध
का प्रभाव, महायुद्ध का प्रभाव, महायुद्ध माने वर्ल्ड वॉर विश्व युद्ध 1914-18 वाला। इस विश्व युद्ध में जब रूस मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ रहा था तो इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जब यह युद्ध शुरू हुआ तो शुरुआती मुकाबले में जर्मनी ने जो कि जर्मनी रूस के पड़ता है, आप लोग अगर मैप देखो, वर्ल्ड का मैप देखो तो कहां पड़ेगा, पश्चिम में पड़ेगा। ओके, पश्चिम में पड़ता है रूस के। तो सबसे पहले जर्मनी ने रूस के ऊपर एक घातक हमला किया और रूसी सेना को तहस नहस कर दिया। अंत में क्या होता है, जार निकोलस खुद कहते हैं कि मैं युद्ध से अपना नाम, अपनी हिस्सेदारी वापस ले रहा हूं, मुझे युद्ध नहीं करना। युद्ध में शामिल हुए ड्यूमा की इजाजत के खिलाफ, उसकी ड्यूमा की इजाजत को ना मानते हुए, उससे कोई इजाजत भी मतलब नहीं ली, उसकी अनदेखी करते हुए युद्ध में शामिल भी हुए। अब युद्ध से नाम वापस भी ले रहे हैं, दुनिया में बेइज्जती हो रही है, सम्मान में गिरावट आ रही है और इतने सारे युवा आबादी उस युद्ध में जर्मनी के साथ मारी गई, जर्मनी से युद्ध में मारी गई। तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा, तुम ही तो भुगतोगे, जार निकोलस। वही हाल हुआ, लोगों में क्रोध एकदम चरम पर था, महायुद्ध का प्रभाव। ओके, इसके बाद क्या होता है, पेट्रोग्राड युद्ध, फसलों की तबाही, ओके, लोगों का मारा जाना, देश में उत्पादन का गिर जाना, उत्पादन ना होना, बेरोजगारी का फैलना, भुखमरी को जन्म दे दिया। जनता सड़कों पर उतार आई, कहां पर, पेट्रोग्राड में। पेट्रोग्राड मैं यहां बनाए देता हूं, ये रशिया का मैप आप लोग देख ही रहे हो। जो पेट्रोग्राड है वो इस भाग में पड़ता है। ओके, कभी आप लोग मैप देखेंगे तो उसमें मिलेगा। तो ये है पेट्रोग्राड, ओके, जिसको हम नाम, क्या एक नाम और भी है इसका, मैं यहां लिखे देता हूं आप लोगों के लिए, सेंट पीटर्सबर्ग या लेनिनग्राड भी कहते हैं इसको। वहां पर जनता ने दुकानों पर हमला कर दिया, बेकरी की दुकानों पर, भूखी जनता थी, दुकानों पर हमला कर दिया और लूट करने लगी खाने के लिए। राजा ने गोली चलाने का आदेश दिया लेकिन सेना ने गोली चलाने से मना कर दिया, सेना ने गोली चलाने से मना कर दिया। हो गया कबाड़ा किसका, जार निकोलस का। सेना के बल पर ही लोगों को दबा के रखा जाता है। अब सेना ही डाइवर्ट हो चुकी है किस ओर, श्रमिकों की ओर। आप लोगों ने क्रांति में नाम सुन रखा है सोवियत जो होता है, सोवियत का मतलब ही यही होता है। ओके, सोवियत का मतलब ही यही होता है, आप लोग लिख लेंगे। सोवियत का मतलब होता है सैनिक प्लस श्रमिक। आप लोग जरूर लिखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सोवियत सैनिक, सोवियत का मतलब होता है सैनिक और श्रमिकों का गठबंधन, संगठन। और गोली चलाने से मना, यही सबसे अहम भूमिका निभाएगी पेट्रोग्राड की घटना, जब सेना ने गोली चलाने से मना कर दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राजा गद्दी छोड़ने पर मजबूर हो जाता है और 1917 में जॉर्ज स्लाव के नेतृत्व में समाजवादी सरकार की स्थापना होती है, समाजवादी सरकार की स्थापना हो जाती है। इस प्रकार से क्रांति संपन्न होती है। इस क्रांति में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा वो है बोल्शेविक पार्टी। मैं यहां लिख देता हूं, बोल्शेविक पार्टी जो है, बोल्शेविक पार्टी लेनिन उग्र विचारधारा वाला व्यक्ति है ना। बोल्शेविक पार्टी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
बोल्शेविक पार्टी का जो मुख्य पत्र था, जो पत्रिका निकालते थे, उसका नाम था इस्क्रा। इस्क्रा, ये ई लिखा हुआ है, आप लोग देख लेंगे, इस्क्रा, जिसका मतलब होता है क्या? चिंगारी। चिंगारी, ओके, तो चिंगारी इसका मतलब होता है। तो बोल्शेविक पार्टी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस क्रांति में। बोल्शेविक पार्टी जो है, और इसी की ही एक कॉम्पिटिटर पार्टी थी मेंशेविक। मेंशेविक, मैं यहां लिख देता हूं, मेंशेविक, ओके, मेंशेविक, ये मेंशेविक पार्टी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये शांतिवादी प्रकृति के लोग हैं, ये गर्म प्रकृति के लोग हैं। ये जो पार्टी है, ये किस पार्टी से जन्मी थी, उसका नाम मैं यहां लिखे देता हूं, रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी। ये 1898 में स्थापित हुई थी, 1898 में। और यही जो पार्टी है 1903 में इसमें आपस में फूट पड़ जाती है और दो पार्टियां गठित हो जाती हैं, बोल्शेविक मेंशेविक लेनिन के नेतृत्व में। ओके, तो मेंशेविक का भी प्रभाव धीरे धीरे खत्म होता है और पूरे रूस में बोल्शेविक पार्टी का ही शासन स्थापित हो जाता है। पत्रिका का नाम इस्क्रा है, अगर नहीं दिख रहा हो मैं लिखे देता हूं थोड़ा सा, इस्क्रा, ओके, इस्क्रा पार्टी थी, चिंगारी उनकी पत्रिका थी। तो ये नाम आप लोग को याद रखना है, ओके। तो इस पार्टी का भी ये इतिहास था। उसके बाद रूस में यूएसएसआर नाम भी आप लोग जानते होंगे, सुनते होंगे या देखे होंगे कहीं पर। तो यूएसएसआर ये रूस का सोवियत संघ वाला नाम था। 1991 के बाद से ये रूस कहलाने लगा था, ओके। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ओके, रिपब्लिक्स याद रख लेंगे आप लोग, रिपब्लिक्स, ये इसका फुल फॉर्म है, आप लोग लिख लेंगे। यूएसएसआर रूस का पुराना नाम, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, है ना। तो इस प्रकार से ये पूरी क्रांति संपन्न होती है, ओके। और लेनिन जो है 1917 से 24 तक रूस के हेड ऑफ गवर्नमेंट रहते हैं, लिख लेंगे, हेड ऑफ गवर्नमेंट। इनका जन्म जो है 1870 में हुआ था और 1924 में इनकी मृत्यु होती है। इनकी मृत्यु के बाद जो है जोसेफ स्टालिन वगैरह सत्ता संभालते हैं, है ना। तो और कठोर शासन लागू करते हैं, साम्यवादी कम्युनिस्ट, और जनता की मेहनत के बल पर रूस को ऊंचाइयों पर लेके जाते हैं, है ना। तो आप लोग सब जरूर लिख लेंगे। कारण क्या थे, मैंने यहाँ पर नोट आउट कर दिए हैं, कितने वर्ग में, कितने चरणों में, रीजन क्या थे, कौन सी पार्टी थी, पहले पुराना नाम क्या था इसका, ये सब मैंने यहाँ पर नोट आउट कर दिया, हम लोग जरूर लिख लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब उस राजा का क्या हुआ, जार निकोलस का। मार्च 1917 में मैं यहां लिखे देता हूं, मार्च 1917 में वो पद त्याग करते हैं और जुलाई 1918 में योर कोवस्की नाम लिख लेंगे, योर कोवस्की, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर होते हैं, पिस्टल से जार निकोलस सेकंड को उनके परिवार सहित गोली मार देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं 1918 में। इस प्रकार से राजा का अंत होता है। परिवार को मारा, ये थोड़ा अजीब लगता है ना। इसके बाद ये क्रांति खत्म और रूस में साम्यवादी शासन की शुरुआत होती है। ये रूस का मैप आप देख रहे हो, इस भाग में पड़ती है मॉस्को, इसकी राजधानी है। पड़ोस में कौन कौन से देश हैं मैं जल्दी बता देता हूं आप लोगों को। फिनलैंड है इस भाग में, फिनलैंड है,
ओके। उसके बाद एस्टोनिया है, एस्टोनिया पड़ता है, फिर लिथुआनिया पड़ता है इस भाग में, ओके। फिर लाटविया पड़ता है, LILA लाटविया पड़ता है। उसके बाद बेलारूस, बेलारूस पड़ता है। फिर यूक्रेन, सबने सुन रखा होगा यूक्रेन, राजधानी क्यू, यूक्रेन। जो बेलारूस मैंने बताया उसकी राजधानी मिन्स्क है, वहीं पर इस पार्टी की स्थापना हुई थी। आप लोग नोट आउट करें, क्योंकि पहले रूस के ही भाग थे। 1991 के बाद ये सब इस रूस से अलग हो जाएंगे, ओके। यूक्रेन है। फिर इस भाग में यहां पर जॉर्जिया है, फिर अजरबैजान है, फिर आर्मेनिया है। इस भाग में जो आप देख रहे हो ये कैस्पियन सागर है, ये यहाँ पर ब्लैक सी है, ओके। और इधर कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये देश पड़ते हैं जो कि रूस में ही शामिल हैं अभी 1991 से पहले। लेकिन बाद में 1991 में जब रूस का विघटन हुआ, किसका विघटन हुआ? USSR का। उसके बाद ये 14 जो हैं देश इससे स्वतंत्र होते हैं, ओके। तो यहाँ पर मंगोलिया पड़ता है, इस भाग में रूस पड़ता है। और ये जो आप देख रहे हो ये यहाँ पर पड़ता है ओखोटस्क सागर, थोड़ा लिख देता हूं मैं, ओखोटस्क सागर लिख लेंगे, जीके के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओखोटस्क सागर इस भाग में पड़ता है। और ये जो है, हाँ, ये भाग है बेरिंग सी, बेरिंग सी, बेरिंग सागर, ये यहां पड़ता है बेरिंग सागर, है ना। ओखोटस्क सागर इस भाग में पड़ता है। और यहाँ और इस भाग में आपका पड़ता है जापान, जापान पड़ता है। यहाँ पर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, उधर चाइना। और ये जो आपको दिख रहा है, जो मैंने यहाँ रखा है, यहाँ पर पड़ता है आर्कटिक, यानी कि उत्तरी ध्रुव पड़ता है। तो इस प्रकार से आपने रूस को देखा, मैप देखा, पड़ोसी देशों को देखा, क्रांति को देखी, और सारा बना करके आप लोग उसको नोट आउट कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बड़ी मेहनत करके लाया हूं मैं आप लोगों के लिए, तो उसको नोट आउट कर लेंगे। तो आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आप लोगों को, विश्वास है, अच्छा लगा होगा। और पूरा वीडियो देखा करें, लाइक किया करें और शेयर जरूर किया करें। भाई लाइक तो जरूर किया करो, ओके। शेयर करो और सब्सक्राइब करें, ओके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, ओके। थैंक यू।